हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्वेश्चंस की वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, उनको करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई विल ट्राई कि आपसे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है और डेट कभी भी आ सकती है, तो एक वीडियो जो है वो आपको क्वेश्चंस की मिलेगी और दूसरी वीडियो जो है वो आपको कॉन्सेप्ट्स की मिलेगी, ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी कवर हो जाएं हमारे। ऑल्दो काफी कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं, बट स्टिल जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का क्वेश्चन शुरू होते हैं। विच मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन लैंग्वेज एंड मीनिंग दैट आर गिवन टू टेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एंड शेपिंग नॉलेज एंड बिहेवियर। सो कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है, कौन सा वो फोकस करता है लैंग्वेज पे और मीनिंग पे। ठीक है, जब वो किसकी बात कर रहे हैं, किस किस पर्पज से, जब हम क्रिएट या शेप करने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज को या बिहेवियर को। सो कौन सा क्वालिटेटिव मेथड लैंग्वेज और मीनिंग पे फोकस करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे: डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थियरी। सो आपको क्वेश्चन देख के भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए। जैसे नैरेटिव रिसर्च नैरेट करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसी सिचुएशन को। ट्रेंड एनालिसिस कंपेयर करेंगे दो चीजों को। ठीक है, ग्राउंडेड थियरी जो है वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट होती है। ग्राउंडेड थियरी में हम वहां जाके, मतलब मैंने रिसर्च कंप्लीट कवर करवा रखा है एज ए टॉपिक, सो आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। सो ग्राउंडेड रिसर्च, ग्राउंडेड थियरी में भी हम क्या करते हैं कि हम वहां जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं वहां जाके हम उस एनवायरमेंट में उस चीज को देखें। सो आंसर इसका रहेगा डिस्कोर्स एनालिसिस। एक बार इन चारों टॉपिक से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। ग्राउंडेड थियरी किसने दी है? ग्लेसर और स्ट्रास ने 1967, जो कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है उस डाटा का इन्वॉल्व करती है। एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ थियरीज, जो कि हम कब करेंगे? जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये ग्राउंडेड थियरी, ग्लेसर का नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मैंने बताया था आपको कि जब रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो फ्यूचर का क्या ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, सो तीन टाइप के ट्रेंड हो सकते हैं: शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म। सो ये मोटी मोटी चीजें जो हैं वो याद रखने लायक हैं। नैरेटिव रिसर्च भी जब हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसको? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द अकाउंट्स पीपल टेल टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड ऑफर एन इंटरप्रिटेशन। सो जब आप डिस्क्राइब करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस या कोई एक इंटरप्रिटेशन आप अपनी साइड से बताते हैं, तो बेसिकली आप नरेट कर रहे हैं, तो वो नैरेटिव रिसर्च के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दिस अप्रोच हैज बीन यूज्ड इन मैनी डिसिप्लिन्स। बहुत सारे डिसिप्लिन्स में इस अप्रोच को यूज किया जाता है, जिससे कल्चर, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। यानी हम नरेट करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डिस्कोर्स एनालिसिस। सो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो ये बहुत, मतलब एक अम्ब्रेला टर्म की तरह ये वर्ड यूज किया जाता है, डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसके अंदर जो कि अप्रोच करता है दैट एग्जामिन्स द यूज ऑफ लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज ओरल भी हो सकती है, रिटन भी, टेक्स्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हमसे क्या पूछा गया था? रिटन टेक्स्ट के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में। So in social context, in helping researchers find answers to their research questions and प्रॉब्लम्स, तो एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज किया जाता है काफी सारी क्वालिटेटिव रिसर्च के जो अप्रोचेस हैं उनके लिए। फोकस करेगा लैंग्वेज और मीनिंग पे। स्पेसिफिकली कई बार होता है कि हमें, अगर हमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ रखी हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चीजें आई हुई हैं, जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, हमें उनके बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी नॉलेज जो है वो होनी जरूरी हो जाती है। इसीलिए हम डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं। सो ये बहुत सारे सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स में इसको यूज किया जाता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी या बाकी सारी साइड्स हो। ठीक है, सो फोकस करेगा ये लैंग्वेज और मीनिंग पे दैट आर गिवन टू टेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एंड शेपिंग नॉलेज एंड बिहेवियर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो और बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं: स्पीड एक्ट थ्योरी, इंटरेक्शनल, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, एथनोग्राफी, ये ए आएगा, सिंगल ए आएगा, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, प्रैग्मेटिक्स, कन्वर्सेशनल एनालिसिस, वेरिएशन एनालिसिस। तो ये इस तरीके के वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि जब हम अम्ब्रेला टर्म बोल रहे हैं तो उस अम्ब्रेला टर्म में किस तरीके के अप्रोचेस जो हैं, रिसर्च के अप्रोचेस, वो आ सकते हैं। कुछ एक डिवाइसेस हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ ही रहे हैं तो। ठीक है, कोहेसन है, कोहेरेंस है,
पैरेललिज्म है, स्पीच इवेंट्स हैं, बैकग्राउंड नॉलेज है। सो बैकग्राउंड नॉलेज ऑब्वियसली किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में हमारी हेल्प करेगी। स्पीच इवेंट्स जो है उसमें क्या होगा, जब बोलने के कोई इवेंट्स हो रहे हो किसी डिफरेंट एनवायरमेंट में, जैसे डिबेट, डेक्लेमेशन, इंटरव्यू, डिस्कशन, क्विज, तो ये स्पीच इवेंट का पार्ट रहेंगे। पैरेललिज्म मतलब साइड बाय साइड चलना। कुछ एक चीजें होती हैं कि हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं, जैसे ग्रेडिंग और मार्किंग सिस्टम, कि वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, और हम कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं, तो कई कॉन्सेप्ट्स जो है लिटरेचर में आ जाते हैं, जो वो कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट जो है वो साइड बाय साइड चलेगा। सो उससे हम बाकी सारा जो होल टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही कोहेरेंस होगा, लैंग्वेज यूजर्स ट्राई टू come on an interpretation in the scenario of knowledge of world they possess. So वो एक interpretation पे आने की try करेंगे। Plus cohesion होगा, refers to ties and connections which exist within that link different parts of sentences or larger units of discourse. सो पॉइंट ये है कि ये वर्ड याद रख लीजिएगा, कोहेशन, कोहेरेंस, पैरेललिज्म, ये डिवाइसेस मानी जाती हैं जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस को, मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस भी तो एक हमने अम्ब्रेला टर्म बोली है ना, जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च का एक अप्रोच है ये, तो उस अप्रोच में क्या क्या चीजें यूज होंगी, तो उस अप्रोच में इस तरीके की डिवाइसेस जो है वो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोवा से रिलेटेड, समरी ऑफ अनोवा फॉर 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टेस्टेड इन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सोर्स ऑफ वेरिएंस, बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। सो अगर आपने अनोवा के बारे में पढ़ा है, सो जब हम एफ वैल्यू कलेक्ट करते हैं, एफ वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होगा कि मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप, यानी कि 23.33 डिवाइडेड बाय 7.62, ये हमारी एफ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आंसर सी होना चाहिए, जी सी रहेगा। फिर है 33 क्वेश्चन, अ टीचर फाइंड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर अ सेल्फ मेड टेस्ट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो अगर आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ये हम एनपीसी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस एनपीसी में 2 चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, जिसमें एक रहेगा इस तरीके का और दूसरा रहेगा इस तरीके का, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड हैं, यानी कि ये देखिए जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ते हैं तो यहीं पे बीच में क्या रहेंगे, हमारे मीन, मीडियन और मोड रहते हैं, यानी कि मीन जो है वो मीडियन के इक्वल है, ठीक है। यानी जो मेजॉरिटी है वो एवरेज, यानी टेस्ट का जो, अगर इस तरीके से हम टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल को चेक करेंगे, सो वो कैसे चेक करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि नो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मतलब एक साइड पे ज्यादा झुकाव रहेगा, ठीक है। सो नेगेटिवली स्क्यूड में ये रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन, आप ध्यान रखिएगा, और ये ग्राफ रहेगा। ऐसे ही पॉजिटिवली स्क्यूड में ये ग्राफ रहेगा। डिफरेंस क्या होता है इनमें, जो नॉर्मल है उसमें मीन, मीडियन, मोड जो है वो बिल्कुल मिड में, सेंटर में होते हैं, लेकिन इनमें मीन, मीडियन, मोड चेंज हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिवली स्क्यूड है, जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे ये मीन है और ये मीडियन है, हम मीन और मीडियन को देखेंगे। मीन क्या होता है, एवरेज होता है एक तरीके से, जिसमें हम क्या बोल देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो एक एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। सो वैसे ही यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मीन और मीडियन इक्वल है, लेकिन नेगेटिवली स्क्यूड में मीन कम है। ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी पॉजिटिव तो इधर होगी, और पॉजिटिव अगर इधर है तो मीडियन क्या हो गया, ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली, यानी ये अगर मैं 0 से यहां तक की लगाऊं तो ये क्या हो गया, x तो हमारा क्या हो गया मीन, और ये y हमारा क्या हो गया मीडियन, जो कि y क्या है, बड़ा है x से, यानी मीडियन जो है वो बड़ा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के स्कोर्स जो है वो एवरेज से ज्यादा है, मीन से ज्यादा है, ठीक है, मीडियन जो हम लेके चल रहे हैं। सो उसका मतलब क्या हो गया कि टेस्ट कंपैरेटिवली इजी है, कि जितने आने चाहिए थे, यानी मीन से ज्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज से ज्यादा है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स, तो टेस्ट हो सकता है इजी हो कि ज्यादा मार्क्स आ गए। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या हो रहा है, मीडियन कम है और मीन ज्यादा है, यानी कि जितने बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं ओवरऑल वो जो है मीन से कम है,
अगर मीन यानी एवरेज मार्क्स से कम बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली क्या हो गया, टेस्ट की डिफिकल्टी जो है वो वहां पे ज्यादा हो गई। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, पूछा गया है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट माना जाएगा कंपैरेटिवली। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा कि टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द सैलिएंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन कौन सी गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे होंगे? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये तो सबसे बेसिक है, सबको पता होगा, सही है ये तो। एंश्योरिंग दैट द लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, यानी रोट लर्निंग से लर्निंग बाय डूइंग पे शिफ्ट हो, ये भी ठीक है। फिर है एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सो करिकुलम को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक लेके जाना है, यानी लाइफ से हमें कनेक्ट करना है, ये भी ठीक है। इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एंड फोकसिंग ऑन डोमिनेंट कल्चर, अब हमें पता है कि श्योरली ये तीन तो ठीक है और हमारे आंसर में तीन ही चीजें पूछी गई हैं। सो अगर आपको ना भी पता हो तो ये दोनों चीजें तो वैसे ही गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें तो डोमिनेंट कल्चर के ऊपर कब फोकस किया है किसी भी पॉजिटिव चीज ने, और एनसीएफ जो है वो सबसे पॉजिटिव चीज है। करिकुलम डेवलपमेंट हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे टीचर्स के लिए हो, राइट। और इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी इसमें नहीं रहेगा। सो ए बी सी जो है वो सही आंसर रहेगा, यानी डी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। Which of the following is the correct order of human needs as formulated in Maslow की hierarchy of needs? So ये factual question है, आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। तो मैस्लो की hierarchical needs जो है, ये 5 needs हैं, इनको हमें hierarchy में लगाना है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले देखिए सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो ये सबसे पहले रहेगा सी वाला, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तब आप सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सेफ्टी के बाद आप सोचेंगे कि हाँ प्यार या बिलोंगिंग नीड्स वगैरह चीजें आपको मिले। फिर आप सेल्फ एस्टीम पे पहुंचेंगे एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सो ये सी ए बी डी, CABED, तो ये हमारा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, किसने दिया था? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एटलीस्ट जो स्टैटिक पोर्शन है, जो डायरेक्ट नाम सिलेबस में दिए हुए हैं, एटलीस्ट वो तो हम कर ही सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर रॉबर्ट स्टेक रहेगा। ये स्टेक का मॉडल है जिसको रिस्पॉन्सिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पर्टिकुलरली बात करें कि आपको कुछ नहीं करना फिर भी थोड़ा सा काम करना है, सो ये जो 4 मॉडल्स हैं करिकुलम इवैल्यूएशन के, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, जो आपको करने जरूरी है कि आप ये 4 तो एटलीस्ट पढ़ ही लें। Which of the following dimensions of curriculum design focuses on interrelatedness of various aspects of curriculum? तो स्कोप क्या है? एक वाइड चीज हमें दिखाएगा कि एरिया दिखाएगा? इंटर रिलेटेडनेस तो शायद नहीं दिखा रहा। सीक्वेंस कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी तो कॉन्टिन्यूटी ही दिखा रहा है, ठीक है। सो आर्टिकुलेशन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? इंटर रिलेटेडनेस से। अगर आप आर्टिकुलेशन का मतलब भी देखेंगे तो वो जॉइंट या जो हमारे जैसे जॉइंट्स होते हैं ना, कि दो हड्डियों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, सो वो इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जॉइंट, जो इंटर रिलेटेडनेस का आंसर रहेगा वो आर्टिकुलेशन रहेगा। 38th क्वेश्चन है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज स्ट्रेस्ड विच टाइप ऑफ काउंसलिंग? सो किस टाइप ऑफ काउंसलिंग में ये जो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, कि आप एम्पैथेटिक बिहेवियर वहां पे शो हो रहा है, वो किसमें जो है वो होगी, कौन सी टाइप ऑफ काउंसलिंग में? तो देखिए रैशनल प्रॉब्लम एनालिसिस बेस्ड काउंसलिंग, वो तो लॉजिक पे फोकस करेगी, एम्पैथी पे तो नहीं करेगी। पर्सन सेंटर्ड हो सकती है, जो पर्सन पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी पर्सन के ऊपर फोकस हो रहा हो, वहां पे एम्पैथी पे फोकस हो सकता है। रियलिटी बेस्ड, तो वो रियल चीजों पे डायरेक्टिव काउंसलिंग या प्रॉब्लम पे फोकस करेगी। बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसलिंग, वो बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करना है उस पे फोकस करेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटिंग काउंसलिंग जो है वो एम्पैथी पे क्या करेगी? फोकस करेगी। Who among the following behaviorist theorists of learning advocated the role of cognitive and molar concepts? तो cognitive और molar concepts पे किसने फोकस किया है? तो आंसर इसका सी रहेगा, E.C. टॉलमैन ने फोकस किया है। लेकिन बाकी जो 3 लोग बच गए, उन्होंने कौन कौन सी थियरीज दी हैं या किसके ऊपर फोकस किया है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। The techniques in respect of human learning context advocated by Carl Rogers
वर गिवन द कैप्शन। सो वो जो टेक्निक्स जिसमें ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है कि कैसे सिखाया जाए, कार्ल रोजर ने जो बात की है उसमें कौन सी लर्निंग जो है वो आंसर रहेगा। सो कार्ल रोजर का जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसमें बात की गई है इसकी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की थियरी मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखी है, और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक क्वेश्चन सही होगा। सो आंसर इसका रहेगा सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, यानी आप खुद से इनिशिएट कर रहे हैं लर्निंग को, आप खुद काम कर रहे हैं, शुरुआत आपसे हो रही है। ठीक है, सो वो इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये 10 कॉन्सेप्ट और ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।